अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आवाज आ रही सबको मेरी? अच्छा, अभी 5 मिनट तक वेट कर लेते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट फिर ज्वाइन कर लें, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है? आप लोगों को भी जितना ये एथिक्स का पढ़ा है हमने, वो सब क्लियर है? कोई ऐसा पॉइंट जो समझ ना आया तो वो फिर हम तब तक रिवाइज कर लेते हैं। पीछे आपको क्लियर है सारा? बेलमोंट रिपोर्ट के जो एथिकल प्रिंसिपल्स थे और जो न्यूरम्बर्ग कोड्स के एलिमेंट्स थे, 10 एलिमेंट्स। स्लाइड शो मीन्स कि प्रीवियसली स्लाइड एक दफा शो कर दूंगी, कह रहे हो आप? जस्ट स्लाइड शो करवानी है या थोड़ा सा समराइज भी करना है इसको? जस्ट पॉइंट्स, मेन मेन पॉइंट्स इसमें बताते जाओ। अच्छा, मैं प्रीवियसली कर देती हूँ। थोड़े थोड़े मेन पॉइंट्स भी मैं बताती जाऊंगी। दो तीन मिनट वेट कर लेते हैं, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ।
अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम एथिकल प्रिंसिपल डिस्कस किए थे जिसमें थे कि अगर हम बेलमोंट रिपोर्ट की बेस पर देखें तो हमारे पास जो मेजर जो थ्री प्रिंसिपल्स हैं एथिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है, बेनिफिसेंस है, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड जस्टिस है। ये हमारे पास थ्री मेजर प्रिंसिपल्स हैं। उसके अंदर फर्दर प्रिंसिपल बता दिए गए हैं, जैसे बेनिफिसेंस है, ठीक है, बेनिफिसेंस को उन्होंने कह दिया कि एएनए की अगर हम उसके हिसाब से देखें तो ये हमारे पास बेनिफिसेंस प्रिंसिपल नंबर 2 में आता है, ठीक है। ओवरऑल मतलब अगर आप कह लो एएनए की बेस पे तो हमारे पास 5 प्रिंसिपल है, अगर बेलमोंट की बेस पे देखो तो हमारे पास मेजर 3 प्रिंसिपल्स हैं। सेकंड हमारे पास रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी है, इसमें हमारे पास बेलमोंट की बेस पे हमारे पास सेकंड मेजर प्रिंसिपल है। और अगर हम एएनए की बेस पे देखें तो इसके अंदर फर्दर हमारे पास आता है राइट टू फुल डिस्क्लोजर एंड राइट टू फुल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, प्रिंसिपल 1 एंड 3 आ गया। थर्ड हमारे पास आ गया जस्टिस। जस्टिस के अंदर अगर आप देखें तो फर्दर आपके पास दो प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें राइट टू फेयर ट्रीटमेंट एंड सेकंड राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। ये एएनए के मुताबिक गाइडलाइंस के ये आपके प्रिंसिपल 4 एंड 5 में आ गया। हमने हर एक प्रिंसिपल को 1 बाय 1 डिटेल में देखा था। बेनिफिसेंस में क्या है कि जितना हो सके आप बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करो और जितने आपको लगता है हार्म हो सकते हैं उनको आप कम से कम करो, मिनिमाइज करो, ठीक है। तो ये आपके बेनिफिसेंस में आ जाते हैं। बेनिफिसेंस में फर्दर आ जाता है कि आपका राइट होना चाहिए कि आप प्रोटेक्ट करो हार्म से और डिस्कम्फर्ट से। फ्रीडम होनी चाहिए पार्टिसिपेंट्स को एक्सप्लॉयटेशन से, और जितना वो बेनिफिट्स ले सकता है हम उसको रिसर्च से बेनिफिट्स प्रोवाइड करें। फिर कुछ एग्जांपल बताई गई थी कि कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं मेजर जो पार्टिसिपेंट्स अचीव कर सकते हैं और कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं जो अवेलेबल होते हैं रिसर्च में। ठीक है, बेनिफिट्स बता दें, कोई इंटरवेंशन है तो वो अचीव कर सकता है, नॉलेज इंक्रीज हो सकता है उस पार्टिसिपेंट्स का, उसके बाद वो दूसरों की हेल्प करने में सेटिस्फाई हो सकते हैं। रिस्क हम देखे थे कि इसमें फिजिकली हार्म हो सकता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, सोशल रिस्क हो सकते हैं, लॉस ऑफ प्राइवेसी हो सकते हैं, लॉस ऑफ टाइम हो सकते हैं। तो ये मेजर रिस्क हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं रिसर्च में। सेकंड था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट और ह्यूमन डिग्निटी। इसमें जो हमारे पास प्रिंसिपल था द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। इट मींस कि पार्टिसिपेंट्स के पास फुल राइट है कि वो हमारी स्टडी में पार्टिसिपेशन करना जा रहा है, यहाँ वो विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो विड्रॉल करते हैं हमारी स्टडी से तो हम उसको कोई पेनल्टी नहीं करेंगे। द राइट टू फुल डिस्क्लोजर, इसमें बताना है रिसर्चर ने कि वो फुल डिस्क्राइब करे कि नेचर क्या है स्टडी की, वो किस किस्म की स्टडी कर रहा है, स्टडी में वो करना क्या चाह रहा है, पर्पस क्या है स्टडी का, बेनिफिट्स क्या है स्टडी में, रिस्क कौन कौन से प्रेजेंट है, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन वो डिस्क्लोज करें। कुछ इश्यूज हैं वो जो रिलेटेड हो सकते हैं प्रिंसिपल और रिस्पेक्ट में, जिसमें हमने देखा था बायस है, कंसीलमेंट है, ठीक है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेंट्स को नहीं देता, वो अपने से ही ऑब्जर्व करके कुछ पॉइंट्स नोट करने बैठ जाता है लेकिन पार्टिसिपेंट को आइडिया भी नहीं आता कि वो उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। रिसेप्शन में क्या है कि वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है, पर्पस तक नहीं बताता कि स्टडी का पर्पस क्या है। फिर हमारे पास लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, जिसमें था राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, जिसमें उन्होंने की बताया गया था कि जो भी हम काम करेंगे वो हमारी पार्टिसिपेंट्स की इंफॉर्मेशन हम उसको प्राइवेसी उसको प्रोवाइड करेंगे, कॉन्फिडेंशियल में उसकी सारी इंफॉर्मेशन रखेंगे, किसी के साथ भी हम उसका नेम या कोई डायग्नोज या ट्रीटमेंट हम शेयर नहीं करेंगे। सिंपल हम रिसर्च पर्पस के लिए इसको यूटिलाइज करेंगे इसकी इंफॉर्मेशन को। अच्छा नेक्स्ट था इन्फॉर्म कंसेंट। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें सब्जेक्ट्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि रिसर्च क्या है और उसमें वो वॉलंटरी पार्टिसिपेशन देते हैं। बेसिकली ये एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि जो पार्टिसिपेंट हमारे स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपनी उसकी विलिंग है, ठीक है, हम उसको फोर्स नहीं कर रहे। इन्फॉर्म कंसेंट बेसिकली दो मेजर जो एलिमेंट्स है, दी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू फुल डिस्क्लोजर पे बेस करता है।
फिर एलिमेंट्स है कि इसमें बेसिकली 4 एलिमेंट्स आते हैं इनफॉर्म कंसेंट में। फर्स्ट में क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ एसेंशियल स्टडी इन्फॉर्मेशन टू द स्टडी पार्टिसिपेंट। जो जो इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन लगता है कि पार्टिसिपेंट के साथ शेयर करनी चाहिए, सब्जेक्ट के साथ शेयर करनी चाहिए, वो आप शेयर करोगे। कंप्रीहेंशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन बाय द पार्टिसिपेंट, जब इंफॉर्मेशन शेयर करे वो अंडरस्टैंड भी करनी चाहिए पार्टिसिपेंट को, ठीक है, वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर ले। फिर हम थर्ड पे कॉम्पिटेंसीज देखते हैं पार्टिसिपेंट्स की, वो कॉम्पिटेंट हैं कंसेंट देने के लिए या नहीं, ठीक है। जो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे हम उनसे कंसेंट नहीं लेंगे, ना ही हम उन पे रिसर्च अप्लाई करेंगे। फोर्थ था वॉलंटरी कंसेंट ऑफ पार्टिसिपेशन टू टेक पार्ट इन दिस स्टडी, ठीक है। बाकी जो फर्स्ट वाली 3 चीजें कंप्लीट हुए वो वॉलंटरी पार्टिसिपेशन दे देगा आपकी स्टडी में। फर्स्ट एलिमेंट में फिर कुछ चीजें थी कि एसेंशियल स्टडी इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। इंफॉर्मेशन दैट स्टडी इन्वॉल्व्स रिसर्च, ठीक है। आप नहीं बताना कि आप ये जो स्टडी करने जा रहे हो सिंपल आप रिसर्च पर्पस के लिए करने जा रहे हो, क्या पर्पस है आपकी स्टडी का। रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं, डिस्कम्फर्ट्स अगर हैं तो वो कितने होंगे, बेनिफिट्स कौन कौन से अवेलेबल हो सकते हैं सब्जेक्ट को, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अगर हमारी स्टडी में कोई प्रेजेंट है तो वो क्या है, वो हमने क्लियर उनको बताना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी इंफॉर्मेशन बताएंगे हम उनको कॉन्फिडेंशियल में रखेंगे। कंपनसेशन और ट्रीटमेंट ऑफर, अगर कोई फिजिकली या मेंटली कोई भी इश्यू होता है तो हम कंपनसेशन के तौर पे क्या चीजें दे सकते हैं, ठीक है। या तो हम कोई मनी या इस तरह कुछ दे सकते हैं, इंसेंटिव दे सकते हैं, या हम कोई ट्रीटमेंट रिप्लेस कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर रिसर्च सब्जेक्ट राइट्स, अब रिसर्चर की अपनी इंफॉर्मेशन भी पार्टिसिपेंट के पास होनी चाहिए, ठीक है। वो पार्टिसिपेंट का राइट है कि जो रिसर्चर है उसका नेम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर सब्जेक्ट के पास हो, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो इजीली रिसर्चर के साथ कॉन्टैक्ट कर सके। स्टेटमेंट दैट पार्टिसिपेशन इज वॉलंटरी एंड ऑप्शन टू विथड्रॉल, ठीक है। उसके पास ऑप्शन होगा कि जब भी वो कोई प्रॉब्लम उसको आ जाए या अगर वो एग्री नहीं करता दरमियान में तो वो छोड़ के जा सकता है, हम उसको फोर्स नहीं करेंगे कि आपने अब ये स्टडी कंप्लीट ही करनी है। ठीक है, इसमें भी वही सारी चीजें बता दी गई हैं कि बताना है कि पर्पस क्या है स्टडी का, ड्यूरेशन कितना है स्टडी का, ताकि कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए सब्जेक्ट्स की पार्टिसिपेशन हमें रिक्वायर्ड है। ये नहीं कि हम उन्हें कह दें कि ये स्टडी हमारे 3 मंथ्स की है लेकिन वो साल 2 साल तक आपकी चले, ठीक है। जो आपकी क्लियर ड्यूरेशन है वो आपने क्लियर कट बताना है पार्टिसिपेंट को, और बताने के ये जो चीजें हम कर रहे हैं सिंपल हम रिसर्च पर्पज के लिए करें, इसके अलावा हमारा और कोई पर्पज नहीं है। रिस्क और डिस्कम्फर्ट भी बता देने हैं, ठीक है। क्लियर डिस्क्रिप्शन बतानी है रिस्क और डिस्कम्फर्ट की, उन्हें भी बताना है अगर ये स्टडी प्रीवियसली हो चुकी थी तो लास्ट टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे, मे बी वही प्रॉब्लम्स इस स्टडी में भी आए, तो आपने रिस्क क्लियर कट उन्हें बताना है। बेनिफिट्स जो होंगे वो आप एक्सप्लेन कर दो कि इससे आपको ये बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। रिस्क बेनिफिट रेशियो हम देखते हैं कि हमारे पास बेनिफिट्स ज्यादा होने चाहिए और रिस्क हमारे पास कम होना चाहिए, देन हमारी स्टडी एक्सेप्ट होती है कि हम ये स्टडी कर सकते हैं। अगर हमारी स्टडी में रिस्क का रेशियो ज्यादा है और बेनिफिट्स का रेशियो कम है तो हमारी स्टडी एक्सेप्टेबल नहीं होती कि हम उस पर रिसर्च कर सकें, ठीक है। तो बेनिफिट्स मैक्सिमम होने चाहिए और रिस्क आपके मिनिमम होने चाहिए। अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, अगर आपकी स्टडी में कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर है तो आपने वो क्लियर बताना है, ठीक है। अब इसमें बताया गया कि अल्टरनेटिव में आपका क्या आएगा, आपकी स्पोर्टिव केयर आएगी, ठीक है। कोई इसके अलावा एडिशनल ट्रीटमेंट नहीं है एज अल्टरनेटिव, तो आपने क्लियर बताना है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपको स्पोर्टिव केयर दे सकते हैं, उसके अलावा हम कोई ट्रीटमेंट एडिशनल नहीं देंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी पार्टिसिपेंट्स की इंफॉर्मेशन होगी रिसर्चर उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा। कंपनसेशन एंड अवेलेबल ट्रीटमेंट, अगर कोई भी इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या कंपनसेट के तौर पे या तो कोई ट्रीटमेंट दे देंगे या कोई हम उन्हें इंसेंटिव दे देंगे ताकि हम उनको कंपनसेट कर सकें। सब्जेक्ट्स राइट्स में आ गया कि आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दोगे जिसमें आपका नेम और फोन नंबर होगा, कि कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो जो सब्जेक्ट है या जो पार्टिसिपेंट है वो इजीली कॉन्टैक्ट कर सके रिसर्चर से। पार्टिसिपेशन उसकी वॉलंटरी है, ठीक है, वो किसी भी टाइम पर रिफ्यूज कर सकता है, रिफ्यूज कर देता हम उसको कोई पेनल्टी नहीं देंगे, ठीक है। पेनल्टीज पे अप्लाई नहीं करेंगे कि आप इतने टाइम के लिए हमारी स्टडी वेस्ट करके जा रहे हो तो अब आप ये चीजें कंप्लीट करो या आप
कितनी पेमेंट देके जाओ, ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे। ऑप्शन टू विड्रॉल, उसके पास ऑप्शन है कि वो किसी भी टाइम पे हमारी स्टडी से विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, लेकिन हम मोस्टली यही कोशिश करते हैं कि पार्टिसिपेंट्स विड्रॉल ना करें। ठीक है, अगर चांसेस होते हैं कि कोई विड्रॉ कर सकते हैं तो हम अपने सैंपल से थोड़े से सैंपल ज्यादा ले लेते हैं, ताकि अगर 3-4 लोग हमारी स्टडी से निकल भी जाएं तो हमारी स्टडी पे इफेक्ट ना हो। ठीक है, गैप ना रह जाए, तो हम 3-4 सैंपल थोड़े ज्यादा ले लेते हैं। एलिमेंट 2 था कंप्रीहेंशन, जो भी हम इंफॉर्मेशन डिटेल में बता रहे हैं इन्फॉर्म कंसेंट में। रिसर्चर को भी अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ठीक है, रिसर्चर भी देख ले कि वो क्या चीजें बताने जा रहे हैं, उसको भी सारी चीजें क्लियर है कि नहीं है। सेकंड, सब्जेक्ट को जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके लिए उस इन्फॉर्मेशन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसमें बताइए कि टाइम रिक्वायर होगा रिसर्चर का सब्जेक्ट को बताने के लिए, समझाने के लिए। अगर जो सब्जेक्ट है उसको नॉलेज है आपकी टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा बहुत, ठीक है, हाउ नाउ है, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। टाइम आपको थोड़ा कम चाहिए होगा उसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। अगर इसको टोटली इंफॉर्मेशन नहीं है आपके टॉपिक से रिलेटेड तो आपको ज्यादा टाइम रिक्वायर होगा। थर्ड एलिमेंट था कॉम्पिटेंस टू गिव कंसेंट। ठीक है, वो लोग जो बेनिफिट्स और रिस्क को अंडरस्टैंड कर ले वो कॉम्पिटेंट होते हैं कंसेंट देने के लिए। ठीक है, जो लीगली इनकॉम्पिटेंट है वो हमारी स्टडी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, या बूढ़े हैं, या बच्चे हैं, यंग चिल्ड्रन है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जो हम उन्हें बताएं। ठीक है, ना वो बेनिफिट देख सकेंगे, ना रिस्क, ना कोई और वो उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जो लीगली कॉम्पिटेंट नहीं होते हमारी स्टडी में पार्टिसिपेशन के लिए। ठीक है, तो ना तो हम उनसे इन्फॉर्म कंसेंट फिल करवाते हैं और ना ही हम उन पे स्टडी करते हैं। बच्चों का ये कि बच्चों पे अगर हम स्टडी करना चाहें तो फिर हम उनके पेरेंट्स से कंसेंट ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि हम बच्चों पे स्टडी ना करें। अगर हम बच्चों पे स्टडी करते हैं तो हम उनके पेरेंट्स से कंसेंट ले सकते हैं। ठीक है, ये वल्नरेबल ग्रुप में बता दिया गया था। ओल्डर हैं, इन्फेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, डिसेबल लोग हैं, या मेंटल इश्यूज हैं जिनके साथ वो वल्नरेबल ग्रुप में आ जाते हैं। लास्ट हमारे पास था वॉलंटरी कंसेंट। जब हमने सारी चीजें बता दी, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन बता दी, उसने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, कंसेंट उसने दे दिया, तो देन उसकी वॉलंटरी पार्टिसिपेशन आ जाएगी हमारे पास। फिर हमने एक टर्म देखी थी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन मिसकंसेप्शन। इसमें क्या था कि रिसर्चर्स कुछ सब्जेक्ट्स को अपनी स्टडी में एनरोल कर लेते हैं, लेकिन वो उसे नहीं बताता कि वो एज ए रिसर्च पर्पस के लिए उनको कोई मेडिसिन दे रहा है। जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनको ये लगता है कि जैसे रूटीन में उनको मेडिकल केयर मिल रही है, उनको वैसे ही वो केयर मिल रही है। फिर हमने देखा डिफरेंट कोड ऑफ एथिक्स हैं जो डिफरेंट डिसिप्लिन यूज करते हैं। फर्स्ट में जो 1978 में थे, कोड ऑफ एथिक्स। Adopted by National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical Behavior Sciences, Behavior Research। 1992 में फिर साइकोलॉजिस्ट की गाइडलाइंस थी, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिनको साइकोलॉजिस्ट वगैरह फॉलो करते हैं, और एन ए की गाइडलाइंस को नर्सिस यूज करती है नर्सिंग रिसर्च में। ठीक है, आईआरबी मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम। आईआरबी किन किन जगह पे हो सकते हैं।
अच्छा, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया इसलिए वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को। जैसे मैंने कि IRBs कहाँ कहाँ पे आपको मिल सकती है। जी, एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो दिया करो आप लोग। ठीक है, इंस्टीट्यूट में किस इंस्टीट्यूट में, मतलब जहाँ से आपने स्टडी स्टार्ट करनी है या जहाँ पे आप काम करते हो या पढ़ते हो। जस्ट फातिमा और मारी प्रेजेंट है यहाँ पे। जो रिस्पॉन्स नहीं देगा, ठीक है, इसकी अटेंडेंस नहीं लगानी मैंने। ठीक है, ठीक है, अगर जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो, अगर आप लोगों ने कोई भी किसी भी टॉपिक पे स्टडी करनी है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, अपने इंस्टीट्यूट से, अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, वहां पे एक IRB कमेटी होती है। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि IRBs हमें किन किन जगह पे मिल सकती है, ठीक है, मतलब टोटल कितनी IRB से मूव करके हम कोई स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, एक IRB होगी आपके इंस्टीट्यूट की, जहाँ से आप परमिशन लेते हो कि आप ये स्टडी कर सकते हो, आपको वहां से अप्रूवल मिलता है। ठीक है, उसके बाद वो आपको लेटर देते हैं कि आप जिस स्टडी में कर, जिस हॉस्पिटल में, जिस सेटिंग में जाके स्टडी करनी है, तो आप वहां से जाके अप्रूवल लो। फिर अगर आपको परमिशन मिलती है देन आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो आपके अपने इंस्टीट्यूट से परमिशन आपको चाहिए, IRB कमेटी से गो थ्रू होके आपका प्रपोजल जाता है तो आपको परमिशन मिलती है। ठीक है, सेकंड पे आपने जिस सेटिंग में करनी हो, फॉर एग्जांपल किसी कम्युनिटी में करनी हो या किसी हॉस्पिटल में करनी हो, ठीक है, तो वो हॉस्पिटल में भी उन्होंने IRBs कमेटी बनाई होती है। फिर आपको प्रपोजल वहां पे जाता है, वो सारे गो थ्रू करते हैं, रिव्यू करते हैं। ठीक है, जो जो पॉइंट्स उन्होंने देखने होते हैं, अगर वो सारे पॉइंट्स एथिक्स आपने फॉलो किए होते हैं, देन वो आपको परमिशन देते हैं कि वो आप अपनी स्टडी कर सकते हैं उनके हॉस्पिटल में। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास दो IRBs कमेटीज आ गई, एक अपने इंस्टीट्यूट की और सेकंड हमने जिस सेटिंग में करनी है वहां की कमेटी। ठीक है, इसमें ये बता देंगे कमेटी जो मेंबर्स के बोर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो देख, उनके पास राइट होता है कि वो किसी भी रिसर्च वर्क को अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
वो देखते हैं कि रिस्क बेनिफिट कितना है, कौन कौन से एथिक्स को उन्होंने फॉलो किया हुआ, इनफॉर्म्ड कंसेंट इन्होंने यूज किया कि नहीं किया, उसके अंदर जितने एलिमेंट्स होने चाहिए थे, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, वो टोटली कंप्लीट है। ठीक है, इससे कोई डिसेबिलिटी इंजरी के चांसेस तो नहीं है, डेथ के चांसेस तो नहीं है। रिव्यू करते हैं रिसर्च को, इनफॉर्म कंसेंट देखते हैं, डू दी बेनिफिट्स आउटवे दी रिस्क। ठीक है, बेनिफिट्स हमारे रिस्क से ज्यादा हैं, कम तो नहीं है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके इनफॉर्म कंसेंट में होनी चाहिए, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके इनफॉर्म कंसेंट में प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, बेसिकली वो एथिक्स को ही देखते हैं कि कौन कौन से एथिक्स को आपने फॉलो किया, कोई ऐसा एथिक्स तो नहीं जिसको आप ब्रीच कर रहे हो। फिर लेवल से रिव्यू के, ठीक है, जितने बजे लेक्चर स्टार्ट होते हैं उतने बजे ही सारे एंटर हुआ करो। 3 लेवल्स हैं इसके रिव्यू के, एग्जाम फ्रॉम रिव्यू, एक्सपीडिटेड रिव्यू एंड कंप्लीट रिव्यू। ठीक है, फर्स्ट में बताया था कि जिसमें एज सच रिव्यू की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ऐसा रिसर्च वर्क जिसमें रिस्क अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, मिनिमम रिस्क भी नहीं होते, टोटली रिस्क प्रेजेंट नहीं होते, तो उन रिसर्च के लिए, स्टडीज के लिए हमें ऐसा रिव्यूज की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सेकंड हमारे पास एक्सपीडिटेड रिव्यू मींस के रिसर्च वर्क जिसमें हमारे पास मिनिमम रिस्क प्रेजेंट हो, तो उसके लिए रिसर्च वर्क हम एक्सपीरियंस्ड बंदों को सेंड करते हैं, वो फिर उस स्टडी को रिव्यू करते हैं। लास्ट में है थर्ड पे कंप्लीट रिव्यू, जिसमें हमारे पास मिनिमम से थोड़े ज्यादा रिस्क प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए कंप्लीट रिव्यू की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे भी बता दी गई जिसमें नो पेरेंट रिस्क हो, तो वो आपकी एग्जाम फॉर्म रिव्यू होगी में आ जाएगी। स्टडीज कैसे, इसमें एग्जांपल दिए, दी आइडेंटिफाइड डाटा। ठीक है, मतलब आप पेशेंट के चार्ट से कुछ भी स्टडी के लिए इंफॉर्मेशन ले रहे हो, इट मीन्स कि आप उसका नेम या उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे। ठीक है, इसको डी आइडेंटिफाई कर दोगे। अच्छा, ये भी लेवल आगे मैं डिटेल से रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट लेवल था एग्जाम फ्रॉम रिव्यू मीन्स जिनको एज सच रिव्यू की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो रिव्यू से निकल जाते हैं। ठीक है, जिस ऐसी स्टडी जिसमें रिस्क प्रेजेंट नहीं होते, तो उन्हें एज सच रिव्यू की जरूरत नहीं होती। अब इसमें एग्जांपल बता दी कि जैसे डी आइडेंटिफाई डाटा फ्रॉम पेशेंट चार्ट्स और एनालाइज। ठीक है, अगर अपने पेशेंट के चार्ट से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, इसको एनालिसिस करना है, इट मीन्स डी आइडेंटिफाई मीन्स आप उसका नेम शो नहीं करोगे। ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट या उसकी डायग्नोसिस आप शो नहीं करोगे, इसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे बल्कि डी आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, तो इसके लिए एज सच रिव्यूज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो चीजें यूज जो हमारे पास अवेलेबल होती है, हम सिंपल उन्हीं से ही इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें रिस्क प्रेजेंट नहीं होता। सेकंड हमारे पास आ गया एक्सपीडिटेड रिव्यू, जिसमें हमारे पास मिनिमम रिस्क प्रेजेंट होते हैं। मिनिमम रिस्क में ये बता दें जो रूटीन लाइफ में रिस्क अवेलेबल होते हैं, उससे ज्यादा रिस्क अवेलेबल हो जाएंगी तो वो आपकी फिर फुल रिव्यू में चली जाएगी। ठीक है, इसमें बता दें जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हैं, तो उसके लिए एक्सपीडिटेड रिव्यू की जरूरत होती है। फुल रिव्यू जो दोनों फेजेस से गुजर के हमारे पास थर्ड फेज में आ जाती है। ठीक है, फुल रिव्यू में, थर्ड रिव्यू स्टेप में, इसमें कौन कौन सी स्टडीज आती हैं जिसमें हमारे पास मोर देन मिनिमल रिस्क प्रेजेंट हो। ठीक है, मिनिमम से ज्यादा रिस्क प्रेजेंट हो, या कुछ ऐसा सेंसिटिव टॉपिक हो, या हम किसी वल्नरेबल ग्रुप्स पे स्टडी कर रहे हो, देन वो उसके लिए फुल रिव्यू की जरूरत होती है। क्लियर है आप सबको रिव्यूज, लेवल्स ऑफ रिव्यूज?
नेक्स्ट है टाइम ड्यूरेशन। फर्स्ट 2 लेवल्स जो होते हैं उसके लिए 2 to 3 वीक्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तब तक हम अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं करते, बल्कि हम वेट करते हैं कि हमें अप्रूवल मिले, फिर हम किसी सेटिंग में जाके फर्दर उसको आईआरबी कमेटी में दें। जी, अगर हम किसी मेंटली पेशेंट पे, ठीक है, जिनको मेंटल इश्यूज हो, उन पे स्टडी करना चाहिए तो उसके लिए फुल रिव्यू की जरूरत होगी। फिर वो डिसाइड करेंगे कि आप उस पर स्टडी कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है। तब तक आप वेट करते जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलता। इस तरह फुल रिव्यूज हैं तो उसके लिए मंथ रिक्वायर होते हैं या उससे ज्यादा का भी टाइम चला जाता है, तो तब तक आप वेट करते हो कि अप्रूवल मिले, देन आप अपनी फर्दर स्टडी करो। रिसर्च मिसकंडक्ट जो हम ज्यादातर करते हैं, प्लेजरिज्म करते हैं, कोई भी रिसर्च पर करते हैं, ठीक है, तो स्टॉप प्लेजरिज्म करना है। स्टॉप प्लेजरिज्म कैसे कर सकते हैं? अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि प्लेजरिज्म को से बचने के लिए हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं, क्या मेथड्स फॉलो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पे जब हम किसी भी आर्टिकल्स इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हम उसको साइटेशन देते हैं उसकी, ठीक है। साइट करते हैं कि ये हमने अगर कोई एक भी लाइन या एक वर्ड कहीं से लिया तो हमने इस वाले आर्टिकल से लिया है, तो हम उसको साइट करते हैं, ठीक है। सेकंड हम क्या करते हैं, पैराफ्रेज करते हैं, उसको हम अपनी वर्डिंग में लिखते हैं। तो ये दो तरीकों से हम प्लेजरिज्म से बच सकते हैं। अच्छा, अगर आपको प्लेजरिज्म एचईसी जो कहता है, रिकमेंड करता है, वो 19% होना चाहिए, ठीक है। अगर 19% आगे इट मीन्स कि आपने प्लेजरिज्म नहीं किया। वो अगर 19% से ज्यादा आता है तो इट मीन्स कि आपने रिसर्च वर्क को प्लेजराइज किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने देखना होगा किसी स्टडी ने एथिक्स को अचीव किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, ठीक है। क्रिटिक आप लोगों ने अगर करनी हो तो आपके पास ही कुछ गाइडलाइंस है कि आप देखोगे कि स्टडी अप्रूव हुई है आईआरबी से कि नहीं। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कोई फिजिकली हार्म या साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस तो नहीं है, ठीक है। बेनिफिट्स ज्यादा हैं स्टडी में, रिस्क कम है। किसी किस्म तरीके से हम उन्हें कोई धोखा तो नहीं दे रहे, ठीक है, रिसीव तो नहीं कर रहे। इन्फॉर्म कंसेंट प्रॉपर यूज किया हुआ है, प्रोसीजर्स में कंप्लीट बताए गए हैं, प्राइवेसी मेंटेन की हुई है, ठीक है। वल्नरेबल्स कौन कौन से ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं उनकी स्टडी में, अगर इन्वॉल्व है तो उन्होंने कौन से एथिक्स को फॉलो किया है, ठीक है। कुछ हमारे पास एथिकल कंसर्न्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, जिसमें डिस्ट्रेस है, मिस इंटरप्रिटेशन है, आइडेंटिफिकेशन है एंड इनकन्वीनियंस है, ठीक है। कुछ एथिकल कंसर्न्स हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च में आते हैं, जिसमें रिलेटेड टू स्टेज ऑफ रिसर्च, ठीक है। बेसिकली जितने हमारे पास स्टेजेस आते हैं उससे रिलेटेड एथिकल कंसर्न्स होते हैं। फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस, डिजाइनिंग दी स्टडी, कलेक्टिंग डाटा, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। कि जो हमें क्वेश्चन बनाना चाहिए था हमने कैसा क्वेश्चन बनाया, कौन कौन से उसमें एथिक्स को फॉलो करने की जरूरत थी, डिजाइन कौन सा अप्लाई किया है, डाटा जब हमने कलेक्ट किया तो हमने किन किन एथिक्स को फॉलो किया है, एनालिसिस किया है, देन लास्ट में जब रिपोर्टिंग की है तो उसमें कौन कौन से एथिकल कंसर्न्स थे जिनको हमने फॉलो किए। कुछ एथिकल कंसर्न्स है मिक्स्ड मेथड रिसर्च में, ठीक है, जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों स्टडीज आ जाती हैं, वो मिक्स्ड आ जाते हैं हमारे पास मेथड रिसर्च। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब issues related to protection of human subjects, understand the ethical issues associated with quantitative and qualitative research, be prepared to educate IRB reviewers about mixed method research, ठीक है। इसमें भी वही सारे एथिक्स उन्होंने देखने हैं। फिर कंक्लूजन क्या है ओवरऑल इस पीपीटी का? अगर आप कोई भी स्टडी करते हो, ठीक है,
अगर आप सारे एथिक्स को फॉलो करते हो तो वो फिर बेनिफिशियल होगी सभी के लिए। ठीक है, इसलिए जब भी हम रिसर्च वर्क करेंगे तो हर स्टेप पे एथिक्स को फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है सबको? अगर रिसर्च में से कोई टॉपिक आप लोगों ने दोबारा से पढ़ना हो, ठीक है, रिवाइज करना हो, तो आप बता दो ताकि हम वो भी रिवाइज कर लें। अगर इस पीपीटी में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ लो। ठीक है, उतनी देर आप लोग अटेंडेंस मार्क कर दो। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ लो। चलो, बोस्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपका डिजाइन तब स्ट्रॉन्ग होगा जब आप एथिक्स को फॉलो करोगे। हाँ जी, तो ये तो मैं पूछ रही हूँ, बता दो किस टॉपिक की आप लोगों ने रिवीजन करनी है रिसर्च की। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेंगे। कल की क्लास हमारी 2 आवर्स की।
ठीक है, तो कल हम रिसर्च डिजाइन रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, बस ये टॉपिक रिवाइज करना है। ठीक है, कल हम क्वांटिटेटिव डिजाइन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्वालिटेटिव की टाइप्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज। नहीं, आज मेरा नहीं है नेक्स्ट लेक्चर, कल मेरे 2 लेक्चर होंगे।